स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का नेक्स्ट वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, जो मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाने में जो कंट्रीब्यूशन दिया था उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था कि जो मेंडलीफ का जो मॉडर्न मेंडलीफ ने जो अपना टेबल बनाकर दिया था वो बेसिकली रोज और कॉलम्स के फॉर्म में क्या थे, अरेंज थे, जिसको ग्रुप्स और पीरियड का नाम जो है दिया गया था। उनके मॉडल की कुछ अच्छी बातें भी हमने देखी थी, उनके मॉडल के फेलियर के बारे में भी जो है हमने डिस्कशन जो है कर लिया था। अब इन्हीं मेंडलीफ के जो टेबल जो आइडिया मिला कि हम लोग एलिमेंट्स को इस तरीके से टेबल के फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, उसी आइडिया को जो लेकर हैं जो हेनरी मोसले हैं, मोसले ने क्या किया, अपना जो है पीरियोडिक टेबल जो है एक नया जो है बनाया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोसलेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखो इन्होंने जो टेबल बनाया ना, ये टेबल जो है काफी हद तक जो है आप जो अभी पढ़ने वाले हैं या आपके बुक में या आज जो प्रेजेंट डेट में 2024 में हम लोग पढ़ते हैं उनमें इनका जो है बहुत बड़ा जो है क्या है कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब देखो मोसले ने क्या किया, मोसले ने बेस पकड़ा किसका, मेंडलीफ का, ठीक है। मेंडलीफ ने किसको पकड़ा था, लोथर मेयर को। तो उसी तरीके से एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते गए, पिछले बार के जो एक्सपेरिमेंट हुए तो उसको कैप्चर करते करते फॉरवर्ड डायरेक्शन में और साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते गए। तो मेंडलीफ के बाद जो सबसे सक्सेसफुल जो है एलिमेंट्स को अरेंज करने का जो आइडिया दिया था वो थे मोसले। मोसले ने क्या किया, देखिए इन्होंने जो मेंडलीफ के टेबल जो बने हुए थे उस टेबल के हर एलिमेंट को लेकर उन्होंने क्या किया, उसके एक्सरे स्पेक्ट्रम का जो है उन्होंने स्टडी किया, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एक्सरे स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये क्लास 12 में आप पढ़ेंगे, जब फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। एक्सरेज, जेड रेज, गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज, अलग अलग टाइप के रेज निकलते हैं एलिमेंट से। तो उसमें जो है उन्होंने मोसले ने जो स्टडी किया था वो किसको किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रम को जो है उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में जिस जिस प्लेस पर जो एलिमेंट रखे गए हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी जो है क्या करते हैं, शो करते हैं। पहले प्लेस पर रखा हुआ एलिमेंट क्या करेगा, अलग तरीके की प्रॉपर्टी को शो करेगा। दूसरे प्लेस पर रखा हुआ एलिमेंट अलग तरीके की प्रॉपर्टी शो करेगा। और इन्होंने उसका डिटेल स्टडी किया स्पेक्ट्रम का, ठीक है। और इन्होंने बोला कि जो पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक फंक्शन हमने पढ़ा था, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक सर्टेन लिमिट के बाद कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिपीट करता है। यही पीरियोडिक फंक्शन के बारे में कौन बता कर गए थे, न्यूलैंड बता के गए थे म्यूजिक के नोट्स के हेल्प से। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, हर एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है क्या क्या इन्होंने स्टडी किया और इन्होंने ये पाया कि जो भी प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिक फंक्शन को शो कर रही है वो एटॉमिक मास के बेसिस पर ना होकर एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो है क्या हो रही है, शो कर रही है। जैसे मतलब बोलने का ये है कि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास को बेसिस रखते हुए उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। कम एटॉमिक मास वाले को पहले रखा था, ज्यादा एटॉमिक मास वाले को आगे रखा था, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाले को आगे रखा था और उन्होंने एक टेबल तैयार किया था। जबकि मोसले ने एक्सपेरिमेंट में पाया कि जो एक्सरे स्पेक्ट्रम की जो प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास के बेसिस पर चेंज नहीं हो रही है, बल्कि किसके बेसिस पर चेंज हो रही है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो है चेंज हो रही है। तो अभी तक हमें एक चीज पता था और वो क्या था, एटॉमिक मास पता था, ठीक है, एटॉमिक मास पता था। एटॉमिक मास कैसे होता है, क्या होता है, ये हमें पता था। मोसले के एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक नया चीज पता चला जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इन्होंने हमें एक नया जानकारी दी, एटॉमिक नंबर। और हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो मोसले ने बताया स्पेक्ट्रम का स्टडी करने के बाद जो पीरियोडिक फंक्शन जो होता है ना किसी भी एलिमेंट का, वो एटॉमिक मास के बेसिस पर नहीं होता बल्कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अपने प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। जैसे पहला एटॉमिक नंबर वाला, दूसरा एटॉमिक नंबर, तीसरा एटॉमिक नंबर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, फिर नौवां, फिर 10वां, इस तरीके से जो है उन्होंने बताया कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो है एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो है क्या होते हैं, एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। मतलब पहले एटम में या पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी अब 9 एटॉमिक नंबर वाले की होगी। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल को डिटेल से स्टडी करेंगे तो वहां आप अलग अलग एटम के नीचे, अलग अलग एलिमेंट के नीचे अलग अलग चीजों को देखेंगे।
मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। उन्होंने बोला स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि दूसरा नंबर का जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, 10वें नंबर के एटॉमिक नंबर से मिलेगी। तीसरे नंबर के एटॉमिक नंबर वाले की प्रॉपर्टी किससे मिलेगी, 11वें नंबर से मिलेगी। इस तरीके से उन्होंने बताया और मेंडलीव का एटॉमिक मास वाला जो फंक्शन था उसको उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने नई थ्योरी दी जिसका नाम है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। तो किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो बेस्ड होता है वो किसका बेस्ड होता है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है। और इन्होंने एक लॉ प्रेजेंट किया जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर का लॉ, ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन्होंने 1913 के आसपास जो है क्या किया था, इन्होंने क्या किया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। और आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये क्या बोलता है, The physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number। तो इन्होंने जो बताया उसको नोट कर लेते हैं हम लोग मोस्ले ने। The physical and chemical properties of elements are periodic function of एटॉमिक नंबर। मतलब जब आप किसी भी एटॉमिक नंबर मतलब किसी भी एलिमेंट को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आप बहुत सारे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन एटॉमिक नंबर के बाद जो है एक जैसी प्रॉपर्टी को रखने वाले एलिमेंट क्या होंगे, एक साथ जो है अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब समझ में आए, इसमें ध्यान रखिए। इन्होंने पहली बार जो है दुनिया के सामने एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया कि हाँ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ना कि एटॉमिक मास के। उसके बाद जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसके 10 पेज बाद आप देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ इस तरीके का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बना हुआ जो है आपको दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से जहां पर बहुत सारे जो है क्या बने होंगे, अलग अलग जो है यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ग्रुप्स बने होंगे, पीरियड्स बने होंगे इस तरीके से। और इसी में जो है उन्होंने आपको पीरियोडिक टेबल को जो है समझाया था। ठीक है, अब आप एक बार उस पेज पर आ जाइए। उस पेज पर आने के बाद जो है हम लोग जो इसके बाद जो है इसको एक काम करते इसको हटा देते हैं। मैं आपको एक रफ आइडिया के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है ड्रॉ कर देता हूं। आई होप आपको मोस्टली का पीरियोडिक टेबल समझ में आ गया होगा। इन्होंने जो है बताया कि पीरियोडिक फंक्शन जो होता है मतलब एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी मास के बेसिस पर नहीं होता है। वो प्रॉपर्टी एक सर्टेन एटॉमिक नंबर तक अरेंज करने के बाद फिर से जो है क्या होता है, प्रॉपर्टी रिपीट होता है। ये इन्होंने बताया था। ठीक है, एक बार जो है मैं क्या करता हूं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ में आ जाए। ठीक है, सो थोड़ा सा मैं बुक या फोन ले लेता हूं, उसके बाद जो हम लोग देखते हैं। 1 मिनट वेट कर लीजिए। चलो ठीक है, तो मेरे पास का देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं फोन में, आपको इस तरीके से पीरियोडिक टेबल दिख रहा होगा। इसमें देखिए यहां पर जो है सबसे टॉप में क्या है, आपका हाइड्रोजन है, पहला यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है। फिर यहाँ पर एक छोड़ के जो है यहाँ पर दूसरा ग्रुप बना हुआ है। फिर इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ से फिर आपको अलग अलग आपको इस तरीके से जो है पीरियोडिक टेबल में जो है प्लेसेस जो है आपको दिख जाएंगे। ठीक है, मैं आपको रफली ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल जो है दिख रहा होगा। ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल में जो है आप इसकी स्पेशलिटी क्या है, देखो इसकी जो स्पेशलिटी है इसमें जो पहला नंबर का है और दूसरा नंबर का है, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सबको हम लोग बोलते हैं मेन ग्रुप्स बोलते हैं। किसको किसको, 1, 2, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका 1, 2, फिर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स। मतलब आप समझ लो ये कॉलम को पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि मेंडलीफ ने नाम देकर गए थे। क्या नाम था इनका, जो नाम है इनके सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला नंबर का, दूसरा नंबर का, 13 नंबर का, 14, 15, 16, 17, 18 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप्स बोलते हैं। इसके अलावा 3 से लेके जो 12 है, मतलब यहां पर ये बीच का 3 से लेके जो 12 है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन ग्रुप्स जो है इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो यहां पर जब ये पीरियोडिक टेबल बना था, जैसे मेंडलीफ के टाइम पे जो 53 या 63 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ता थे, जब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बन रहा था तो उस समय 93 एलिमेंट्स के बारे में जो है पता था, ठीक है। फिर बाद में और पता चला, तो एट प्रेजेंट अभी हमारे पास 118 जो है क्या है एलिमेंट्स हमको पता है। तो इसमें फिर से हम लोग वही देख लेते हैं कि ग्रुप्स क्या होता है। इस तरीके से जो वर्टिकल्स जो आपको कॉलम दिख रहे हैं इसको मॉडर्न पीरियड टेबल में ग्रुप्स बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसमें जो है क्या है 18 जो है कॉलम है, मतलब 18 ग्रुप हैं, और 7 जो है क्या है हॉरिजॉन्टल हैं, मतलब वो क्या है पीरियड्स हैं। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। मेंडलीफ के में कम था, ठीक है, लेकिन इसके में क्या है ज्यादा है, 18 ग्रुप हैं और 7 क्या है पीरियड्स हैं, ठीक। अब ये जो पीरियड्स है ना, ये इसकी स्पेशलिटी क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे ही मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, ठीक है। एक दो ग्रुप को छोड़ देता हूं मैं, बाकी को फिर आपको समझाऊंगा इसको मिटा के, ठीक है। चलो ये दो ग्रुप को छोड़ देते हैं। देखो अब जैसे देखो हाइड्रोजन है, फिर यहां लिथियम आएगा, फिर यहां पर सोडियम आएगा, फिर यहां पर पोटेशियम आएगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि एक ही टाइप के एलिमेंट जो है एक ही ग्रुप में होंगे, तो उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। मोस्टली तो यही कहा था ना। सो देखो यहां पर इस ग्रुप में हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मतलब इन सब की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, एक जैसी होगी, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे नंबर पर ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब की भी प्रॉपर्टी क्या होगी, बिल्कुल एक जैसी होगी, ठीक है। अब देखो यहां पर जैसे हम लोगों ने जब क्या बोलते हैं क्लास 9 में पढ़ा था कि कोई भी एटम जो होता है उसका डिटेल में जब स्टडी करते हैं तो सेंटर में हमें क्या मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके चारों तरफ जो है क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में जो है क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं। तो एक ग्रुप में होने का मतलब क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सिमिलर हैं। तो ये अलग अलग पीरियड में डिवाइड क्यों हुए, तो पीरियड में डिवाइड होने का रीजन है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हाइड्रोजन में जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें कितने ऑर्बिट होंगे, एक ही ऑर्बिट होंगे, ठीक है। हमें एक और फॉर्मूला पता है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो सकते हैं वो क्या है आपका 2 टू द पावर n, मतलब 2n की पावर में कितना होता है, 2 होता है। याद करो क्लास 9 का वीडियो, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मेरे इसी चैनल पे अभी भी लेटेस्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में वीडियो डाला हुआ है, जहां पर आप देखेंगे कि अलग अलग ऑर्बिट कैसे होते हैं, k ऑर्बिट, l ऑर्बिट, m ऑर्बिट, n ऑर्बिट करके। तो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ही ऑर्बिट होगा। उसी तरीके से लिथियम देखो, ये पहला पीरियड पर है, P1 मान लेते हैं, तो P1 पहले ग्रुप पे, पहले पीरियड पे क्यों है, क्योंकि इसके बाहर में एक ही ऑर्बिट है, ठीक है। लिथियम जो है देखो सेकंड नंबर के पीरियड पर क्यों आया, P2 मतलब सेकंड नंबर के पीरियड पर इसलिए आया क्योंकि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। लिथियम का ये रहा न्यूक्लियस, इसके बाहर वाले पहला वाला जो ऑर्बिट होगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे और इसके बाहर में जो है 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो 2 और 1 मिलकर कितने हो गए, 3। तो देखो इसमें कितने ऑर्बिट बने, 2 ऑर्बिट, इसीलिए यहां पर जो है ये दूसरे नंबर के पीरियड पर है। तीसरे नंबर के पीरियड पर कौन है आपका, सोडियम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, 8 और 1। तो कितने ऑर्बिट हो गए यहाँ पर, 3 ऑर्बिट। न्यूक्लियस के बाहर वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद वाले में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाहर वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पर एक चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि किसी भी एटम के चारों तरफ जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं उतना ही नंबर का वो पीरियड का एलिमेंट जो है होता है। जैसे पोटेशियम चौथे नंबर के पीरियड में है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, पोटेशियम के एक एटम के उसके चारों तरफ जो है कितने ऑर्बिट होंगे, 4 ऑर्बिट होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई मैं कहना क्या चाहता हूं। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, चौथा पीरियड, पांचवा पीरियड, छठवां पीरियड, सातवां पीरियड, ये 7 पीरियड में क्यों डिसाइड किया गया, इसका आंसर है कि उसके एटम में उतने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे मैं बोलता हूं कि 5वें नंबर के पीरियड्स में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, तो आप बता सकते हो कि 5वें नंबर के पीरियड्स में जो भी एटम होंगे, जो भी एलिमेंट होंगे, उस एटम में जो है 5 अलग अलग ऑर्बिट्स होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। और यह प्रॉपर्टी पूरे पीरियड्स में होगी। जैसे तीसरे नंबर के पीरियड में जो भी एलिमेंट होंगे उन सब में 3 ही ऑर्बिट होगा। चौथे नंबर के पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब में क्या होगा, 4 ही ऑर्बिट होगा।
पांचवें नंबर के एलिमेंट जितने भी होंगे सबका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11th में पढ़ेंगे डिटेल से, उसको कैसे भरा जाता है। अभी बस आप एक रफली आइडिया करिए कि एटम के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ पीरियड्स का वो एलिमेंट्स जो है होता है। तो पीरियड में करने का मतलब समझ में आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ आपका ऑर्बिट्स। ग्रुप में करने का रीजन क्या है? ग्रुप में करने का रीजन है उनका प्रॉपर्टी, क्योंकि पहले नंबर के ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। आई होप आपको ये बात जो है समझ में आ गया होगा। उसके बाद जब हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जब हम लोग जाते हैं तो वहां पर एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है? एक एक बढ़ते जाता है। और इसके अलावा उनका जो वैलेंस होता है, वैलेंस मतलब लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या होने लगते हैं? वो भी बढ़ने लगते हैं। जैसे पहले नंबर के ग्रुप में जो भी एलिमेंट है ना, इन सबके बाहर में आप देखना एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे देखो हाइड्रोजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? बाहर वाले ऑर्बिट में एक है, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिट है और यही बाहर वाला है। लिथियम में देखो कितने ऑर्बिट हैं? 2, लेकिन सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। उसी तरीके से सोडियम में देखो यहां पर कितने, लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। मतलब पहले नंबर के ग्रुप में जो भी एलिमेंट होंगे सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे ना, तो वहां पर आपको एक ही बाहर में इलेक्ट्रॉन जो है दिखेगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताता हूं, 2n की पावर में 2 क्या होता है, थोड़ी देर बाद समझेंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ग्रुप में देखो, एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके बाहर में क्या होंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। उसी तरीके से दूसरे नंबर के ग्रुप में जो एलिमेंट्स होंगे ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होंगे? हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन आपको देखने को जो है मिलेंगे। ठीक है, ये रहा ग्रुप और पीरियड में रखने का रीजन क्या है, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसमें आपको नीचे की तरफ, आपको देखो नीचे की तरफ जो है आपको एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 और उसके बाद 90 से लेके जो है आपका 103, ये जो है आपको अलग से नीचे दिखाई दे रहे होंगे। तो इसको अलग से नीचे रखने का पीछे का कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे जैसे आपका जो 58 नंबर का जो एलिमेंट है वो किसके बाद शुरू होता है? 57 नंबर पर देखो कौन है आपका? 57 नंबर पर जो है लेंथियम, ठीक है, 57 नंबर पर कौन सा है? लेंथेनम। 57 अभी हमने पढ़ा, आपको थोड़ा सा मैं आपको डीप में ले जाता हूं, ठीक है। 57 नंबर का जो एलिमेंट है वो है आपका लेंथेनम, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि किसी भी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्या होता है, उसका रेडियस बढ़ते हुए जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये 11th का थोड़ा सा 11 12 का जो मिक्स्ड है, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का नंबर बढ़ता है, और एटम का नंबर बढ़ेगा तो उसका साइज भी क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। लेकिन 57 नंबर के बाद जब हम लोग 58 नंबर के एलिमेंट पर जाते हैं तो इसका, इस लेंथेनम का जो भी साइज होता है एटम का, हम लोग देखते हैं कि सडनली 58 में जाने से जो हमारा जनरल रूल है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए? जनरल रूल के हिसाब से लेफ्ट टू राइट गए मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब एटॉमिक साइज भी बढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 57 नंबर का एलिमेंट का जो साइज है उससे आपको रिड्यूस्ड साइज मिलेगा, किसका? 58 का। यहां पर क्या होता है? फिर 59 में जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज और कम हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक साइज कम हो जाता है। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेकिन एटॉमिक साइज क्या होता है? घट जाता है। और ये स्पेशली 58 से लेके कहां तक के बीच में होता है? लेंथेनम के बाद 58 से लेके चालू होता है कहां तक? ये आपका जो है 71 तक। तो इनमें एक अलग प्रॉपर्टी आती है जो कि पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल से अलग होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग रख देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि लेंथेनम के बाद के एलिमेंट में होता है, इसीलिए इसको हम लोग लेंथेनम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। उसी तरीके से आप 89 के बाद देखोगे पीरियोडिक टेबल में, तो 89 के बाद आपको यहां पर एक्टिनियम दिखेगा। एक्टिनियम के बाद में भी वही प्रॉपर्टी होती है कि मतलब जनरल प्रॉपर्टी यह है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर के बढ़ने के कारण जो है एटॉमिक साइज भी बढ़ता है। लेकिन एक्टिनियम के बाद जब हम लोग जैसे ही जो थोरियम पे जाते हैं 90 नंबर पे, तो वहां पर फिर से उसका साइज जो है रिड्यूस होने लगता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनियम कॉन्ट्रैक्शन जो है बोलते हैं। तो यहां पर जो है 57 के बाद वाला और 89 के बाद वाला,
ये जो 7-8 एलिमेंट्स होते हैं ना, 7-8 की काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर 12 से 15 एलिमेंट हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है बाकी प्रॉपर्टी से अलग होती है, इसीलिए पूरे परिवार से इनको क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई तुम अलग ही रहो, क्योंकि तुम प्रॉपर्टी को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। लेफ्ट से राइट जाने से क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ता है, लेकिन तुम्हारा तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता जा रहा है करके, ठीक है। इसीलिए उनको क्या किया जाता है, उनको जो है बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसकी स्पेशलिटी क्या है। तो पहली स्पेशलिटी क्या है कि आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये आपका बेस्ड है, किसके बेसिस पर बेस्ड है, आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जो है बेस्ड है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या हुआ, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। जबकि इससे पहले के जो भी पीरियोडिक टेबल बन रहे थे, चाहे मेंडलीव का हो, चाहे क्या बोलते हैं लोथर-मेयर का हो, किसी का भी हो, वो सब किस पर फोकस कर रहे थे, उसके मास पर फोकस कर रहे थे। उसके बाद जो प्रॉपर्टी है, जो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है, पहला तो ये बना हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। दूसरा जो किसी भी एलिमेंट की जो सिमिलर प्रॉपर्टी है, मतलब जो पीरियोडिक फंक्शन है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर जो है बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि मतलब इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे आप ऑर्बिट में, उसके बेसिस पर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डिसाइड होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये देख ली। उसके बाद देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रॉपर्टी, जैसे वहां पर हमें लोथर-मेयर के और मेंडलीव के में बहुत सारे जो है वहां पर हमें कंफ्यूजन हो रहे थे, कहीं पर ज्यादा मास वाला जो है पहले आ गया था, कम मास वाला बाद में आया था, ऐसा दिख रहा था। लेकिन यहां पर हमको ये सब देखने को जो है नहीं मिलता है, ये बहुत क्लियर हमको समझ में आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने से हम बड़े आराम से जो है क्या कर सकते हैं, इसको जो है भर सकते हैं। इसके बाद इसमें भी आप एक डीमेरिट ये बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का प्लेस जो है यहां पर पहला नंबर पर क्यों रखा गया, इसका आंसर जो है अभी तक हमें नहीं पता चला। क्योंकि कल वाली प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, मतलब H माइनस भी बन सकता है और H प्लस भी बन सकता है। तो अगर ये H प्लस बना, मतलब ये आपका ग्रुप नंबर 1 के जैसा प्रॉपर्टी हो गया। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, सब मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मतलब मोक्ष को प्राप्त करना मतलब अपने आखिरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। तो जितने भी हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब अपने बाहर के एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। बाहर के एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिए मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने बचेंगे, 8 ही बचेंगे। और 8 एक ऐसा नंबर है किसी भी एटम के लिए जो उनको मोक्ष प्राप्त करा देता है, मतलब उनको क्या कर देता है, वो इनर्ट बना देता है। तो पहले नंबर के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सब Na+, Ka+ इस तरीके से प्लस बनाते हैं, तो H+ भी बन सकता है। उसी तरीके से आप जब ग्रुप नंबर 17 में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा फ्लोरीन दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। ये सब क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ढूंढ कर लेकर आते हैं। क्योंकि देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, मतलब उसको जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक उसको सजाएंगे तो कैसा बनेगा, 2 और कितना बनेगा, 7। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, मतलब 2, 8 और 7। अब देखो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इनको 8 पहुंचाना है, ठीक है। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, इसीलिए जो है ये F- और Cl- बनाते हैं। तो हाइड्रोजन तो ये वाला भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है और ये वाला भी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो फिर से यहां पर हमको क्लियर नहीं हो पाता है कि हम हाइड्रोजन को पहले नंबर पर क्यों रखें। तो इसका बस आंसर ये दे दिया गया कि सिंस हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दैट्स व्हाई हम लोग इसको पहले नंबर पर रखेंगे। लेकिन पुराना वाला प्रॉब्लम अभी भी चलते आ रहा है कि H+ और H- क्या कंसीडर किया जाए। लेकिन इसका आंसर इस पीरियोडिक टेबल ने हमें क्या दिया, इसका आंसर हमें इस पीरियोडिक टेबल ने दिया कि सिंस हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और सबसे पहला एटॉमिक नंबर कौन रखता है, हाइड्रोजन रखता है, दैट्स व्हाई जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर पर जो है रखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखा था 2n की पावर में 2, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप फिर से कमेंट करके बताइएगा। मैं इस चैप्टर का या इस टॉपिक का जो है मॉडर्न पीरियड टेबल का एक अलग से और वीडियो ला दूंगा, जहां पर मैं बड़े आराम से आपको चीजों को क्लियर जो है कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू 2n की पावर में 2। अभी मैंने आपको बताया एटम के न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इनको बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है।
ये पहला ऑर्बिट हुआ, ये दूसरा ऑर्बिट हुआ, ये तीसरा ऑर्बिट हुआ, ये चौथा ऑर्बिट हुआ। तो किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस के सबसे पास वाला जो है वो n इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, 1 गिनेंगे। तो जब मैं पहले वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये गिनने जाऊंगा तो n के जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा 2। मतलब पहले वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। दूसरे नंबर में कितने हो सकते हैं तो यहां पर रखेंगे 2 की पावर में 2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 4 2 कितना हो जाएगा 8। तीसरे नंबर पर कितने हो सकते हैं ये हो जाएगा 3 की पावर में 2, मतलब 3 3 9, 9 2 कितना हो जाएगा 18। चौथे नंबर पर कितने हो सकते हैं 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 2 32। तो मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में जो है हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर तीसरे वाले ऑर्बिट में, अभी आपने बताया था सोडियम का कि तीसरे वाले ऑर्बिट में, या चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूं किसका आर्गन पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 19 होता है। तो इस रूल के हिसाब से पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले में कितने जाएंगे 8, तो कितने होंगे 2 और 8 मिलकर 10। तो तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं 18, तो 10 के बाद कितना बचा 9। तो तीसरे वाले ऑर्बिट में सर हम लोग 9 क्यों नहीं 9 रख देते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 8 और 1, 8 और 2 10 और 18 1 19। तो सर आप एक तरफ बोलते हो कि तीसरे नंबर के ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन आप यहां पर 9 को नहीं रख रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन को आगे क्यों भेज दे रहे हो। तो यहां पर आप क्लास 11th में पढ़ेंगे बोल्ट्जबरी का थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, बोल्ट्जबरी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका रीजन बताया है कि किसी भी एटम के आखिरी वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम आपको 8 इलेक्ट्रॉन ही जो है रखना पड़ेगा। बाकी के जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचे उसको ब्लॉक्स में आपको p ब्लॉक, d ब्लॉक, a ब्लॉक, इस तरीके से आप उसको अलग अलग ब्लॉक्स में क्या कर सकते हो डिवाइड कर सकते हो। इसका आंसर आपको क्लास 11 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 और 2 में जो है आपको डिटेल में मिल जाएगा कि एक तरफ हम लोग बोलते हैं कि तीसरे नंबर के ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हम लोग 8 ही रखते हैं, बाकी को अगले में भेज देते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन आपको क्लास 11th में जो है मिलेगा। फिलहाल बस आपको अगर वाइवा में ये पूछा जाता है कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप ये फॉर्मूले को याद रखिए 2 8 18 32 5 होगा, तो यहां पर 25 दूने 50, इस तरीके से उसको याद करेंगे। और इसका जो एक्सेप्शनल है ऐसा क्यों नहीं होता है, तो उसका आंसर है बोल्ट्जबरी का जो थ्योरी है वो इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारी बातें इसमें से समझ में आई होगी। मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, अगर आप बुक को साथ में पढ़ेंगे तो आपके लिए सब बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताया, मतलब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में जो मैंने आपको बताया कि इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, उसको जो है अगले वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल से समझेंगे कि किसी पीरियड में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या क्या चीज बदलता है, क्या क्या चीज इंक्रीज होता है, क्या क्या चीज डिक्रीज होता है। किसी पीरियड में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या क्या चीजें बदलती है, कौन सा बढ़ता है, कौन सा कम होता है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये सारी की सारी बातें जो है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो मैं इसके लिए एक और वीडियो आपके लिए अलग से ले आऊंगा, लेकिन आई होप मैं आशा करता हूं कि आपको इसमें से 70 से 80% चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो भी रिमेनिंग बच गए वो आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।